तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को किन लोगों ने जला करके राख कर दिया या इसके विध्वंसकारी कौन थे। हालांकि जब हम लोग प्राचीन इतिहास का डिस्कशन कर रहे थे उस दौरान भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। उसमें कई सारे डिस्प्यूट हैं। सामान्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला या नष्ट करने वाला कौन था, तो जो उत्तर निकल करके आता है हम लोगों का वो बख्तियार खिलजी निकल करके आता है। तो एक सामान्य से आम बोलचाल की भाषा में या यूं कहिए कि वन लाइनर के तौर पर हम ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। लेकिन जब इतिहास के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, इतिहास विषय से जुड़े होने के कारण एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हम लोग इस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तो हम पाएंगे कि इसको लेकर के कई सारे मत हैं। उन मतों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कम से कम 3 बार विध्वंस्त किया गया, यानी 3 बार उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। जो बख्तियार खिलजी वाला विवरण है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बख्तियार खिलजी वाला विवरण कहाँ से आता है, कौन सी किताब, कौन सी प्राइमरी सोर्स से उठाया जाता है। इतिहासकार तारानाथ ने अपने किताब में बख्तियार खिलजी के जो एक मध्यकालीन इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त होने की चर्चा करते हैं। उसके बाद एक इतिहासकार हैं D.N. झा साहब, उनके क्या मत हैं, किस प्रकार से इन मतों का खंडन होता है, हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर के क्या क्या चीजें कही गई। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो मुख्य परीक्षा या आपके बौद्धिक विकास के लिए जरूरी होगा एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में। यदि आप इतिहास प्रीफर करते हैं, इतिहास आपको पसंद है पढ़ना, तो देखिए इतिहास को 2 तरीके से, मैंने बताया कि इतिहास को 2 तरीके से बेसिकली, एक तो होता है कि हम सीधे सीधे तथ्यों का आदान प्रदान कर दें, रट लें, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ। दूसरा होता है कि इतिहास के उस गूढ़ रहस्य को समझना, उन तथ्यों तक पहुंचना कि एक्चुअल में तथ्य कहाँ से। इतिहास में कई सारे इशूज, कई सारी लड़ाइयों को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। एक प्रॉपर निष्कर्ष पे अभी भी बहुत सारे मुद्दों पे नहीं पहुंचा जा सका है कि वास्तव में ये क्या था, लेकिन सारे मतों को रखा जा सकता है कि यहाँ पे ये मत, ये मत, ये मत है, ताकि एग्जामिनर हो या आप ये समझ सकते हैं कि इन मतों के थ्रू ऐसी बातें कही गई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली एक प्रॉपर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, बस हम अलग अलग मतों को रख सकते हैं कि तीनों मत ये हैं। अगर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो एक सामान्य सा निष्कर्ष लेकर चलेंगे जिससे कि तीनों मतों की पुष्टि हो सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य रहे जहाँ पे कुछ मतों का खंडन भी किया जाता है और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से खंडन कर दिया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पहले वाला मत सही नहीं है, ये जो मत है ये सही है। तो ऐसी भी चीजें लगातार चली आ रही हैं। इतिहास को नए नए शोध इतिहास में होते जा रहे हैं, नए नए तथ्य और नए नए जो अवधारणाएं हैं वो निकल करके सामने आती जा रही हैं। तो पहले आज हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के लेक्चर में कोई और मुद्दा मैं उठाऊंगा तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बाकी उस समय मैं वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया था कि सर आपने ऐसा बताया है, तो उन मतों का भी यहाँ पे पुष्टि हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसी बातें क्यों कही थी। जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं हम लोग तो इसकी स्थापना को लेकर भी कई सारे इशूज हैं। कहा जाता है कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना किया था, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम नाम का विवरण कहीं भी स्पष्ट तौर पे नहीं मिलता है, किसी ने उल्लेख किया था। जो विवरण मिलता है वो विवरण मिलता है शक्रादित्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें, संस्थापक, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, जब हम लोग संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक का जो विवरण मिलता है वो मिलता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य कौन है, शक्रादित्य। देखिए अब इस शक्रादित्य की पहचान की गई कि यह कुमारगुप्त प्रथम है। तो शक्रादित्य की जो पहचान होती है कि कौन है शक्रादित्य, इसका जो समीकरण बैठाया जाता है वो बैठाया जाता है कुमारगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक था। अच्छा, यह जो शक्रादित्य है उसमें आएगा, शक्रादित्य उपाधि धारण करता है महेंद्रादित्य का, महेंद्रादित्य का उपाधि धारण करता है। तो शक्रादित्य महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करता है और कुमारगुप्त प्रथम भी महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करता था। शक्र और महेंद्र दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, शक्र और महेंद्र ये पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो इस आधार पे इतिहासकारों ने समीकरण बैठा दिया कि ये और कोई शासक नहीं है शक्रादित्य, बल्कि यह कुमारगुप्त प्रथम ही है। तो कहा जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। ध्यान रखिएगा, संस्थापक इंदर कि वह स्थापना करता है नालंदा विश्वविद्यालय के। इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य पूर्ण नहीं होता है। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आते रहे। कहा जाता है कि लगातार 5 गुप्त उत्तराधिकारी, गुप्त शासन की इसके उत्तराधिकारी लगातार
विहार और स्तूप, उसमें कई सारे भवन वगैरह का निर्माण लगातार होता रहा और यह निर्माण लंबे समय तक चला, तब जाकर के एक बड़े नालंदा विश्वविद्यालय या विशाल नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो पाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण एक्चुअल में अगर कहा जाए कि किसी एक व्यक्ति ने किया है तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन माना जाता है कि उसकी स्थापना, उसकी नींव रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह शक्रादित्य है या महेंद्रादित्य है, या इसी की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कि कुल मिला के माना जाता है कुल 7-8 शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया, उसमें योगदान दिया। कोई दक्षिण में बड़ा भवन बना दे रहा है, कोई उत्तर में, यानी लगातार निर्माण होते गए और उसका विस्तार लगातार बढ़ता चला गया। किसका? नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि यह हर्ष के समय में आते आते, यानी हर्ष काल तक इसकी ख्याति बहुत ज्यादा हो जाती है। शुरू में जब निर्माण होता है तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति इतनी ज्यादा नहीं थी। उसकी चर्चा मैं बताऊंगा कि कैसे सिद्ध होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास या 4थी शताब्दी ईस्वी के आसपास बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं थी। लेकिन हर्ष के काल तक आते आते यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो जाता है। यहाँ माना जाता है कि जावा, सुमात्रा, विदेश से भी, कोरिया वगैरह से भी छात्र यहाँ पे आकर के शिक्षा ग्रहण प्रारंभ कर देते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा वहाँ पे कई सारी चीजें पढ़ाई जाती थी, खगोल शास्त्र, आचार संहिता और जो है चिकित्सा, ऐसे कई सारी चीजें वहां पे चलती थी। लेकिन मुख्यतः जो शिक्षा दिया जाता था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ महायान शाखा से शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। तो हर्ष काल तक यह विश्वविद्यालय क्या हो जाता है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेता है। इसमें देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति सर्वाधिक किसके कालखंड में थी? तो हर्ष के कालखंड में थी, इसकी सबसे ज्यादा ख्याति थी। इसमें 8 बड़े कमरे हैं जिसमें कि हजारों विद्यार्थी बैठ जाए, जहां पे व्याख्यान हो, और 300 माना जाता है छोटे कमरे क्लासरूम माने जाते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बड़ा सा व्याख्यान के लिए होता है जिसमें ढेर सारे छात्र बैठते हैं एक साथ, वहां पे व्याख्यान दिया जाता है किसी प्रोफेसर के द्वारा। लेकिन अलग अलग क्लासेस होती हैं, पार्ट बैठे होते हैं, छोटे छोटे रूम में चलते हैं, उसमें 200-500 बच्चे होते हैं। लेकिन जहाँ व्याख्यान रूम होता है उसमें हजारों स्टूडेंट एक साथ बैठ जाते हैं। तो माना जाता है कि इसमें 8 बड़े कमरे थे जहां पे व्याख्यान दिए जाते थे, व्याख्यान के लिए, और 300 छोटे छोटे कमरे थे। तो आप समझ सकते हैं, तो 8 बड़े कमरे और 300 छोटे कमरे। इसमें एक पुस्तकालय भी था, और उस पुस्तकालय का नाम क्या था पता है आपको? ये प्रश्न भी नेट में पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालय का नाम क्या था, और यह पुस्तकालय 3 भवनों से मिलकर के बना था। उन 3 भवनों का क्या नाम था, आज आप लोगों को मैं यही बताऊंगा। पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, ध्यान रखिएगा, पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, और ये 3 भवनों से मिलकर के बना था। कौन कौन से भवन? यह जो है 3 भवनों से मिलकर के बना था, 3 भवनों से मिलकर बना था। एक भवन है जिसका नाम है रत्न सागर, दूसरा भवन है रत्न नोधी, रत्न रंजक, तीसरा भवन है रत्न रंजक। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये नेट वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा डीप, हालांकि पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है कि यह पूछा जाए प्रश्न के नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित जो पुस्तकालय था उसका क्या नाम था, किन भवनों से मिलकर बना। ये पीसीएस में प्रश्न मुश्किल है कितना डीप में जाकर के पूछे, लेकिन नेट जीआरएफ में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि जब फाहियान यहाँ पे आता है यात्रा करने, फाहियान यात्रा करने आता है, कब आता है फाहियान? 4वीं शताब्दी में आता है। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण ये अपने किताब में नहीं करता है। माना जाता है कि इस समय नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति बहुत ज्यादा नहीं थी, इस वजह से इसका विवरण फाहियान करना उचित नहीं समझते, नहीं किया होगा। जो चीजें बहुत ही ख्याति प्राप्त होती हैं वही जब यात्री आते हैं तो उन्हीं चीजों को अपने बुक्स में जगह देते हैं। तो 4वीं शताब्दी में फाहियान आता है, तो फाहियान के बुक में नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण कहीं भी नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण मिलता है तो ह्वेनसांग और इत्सिंग की किताबों में विवरण मिलता है। उनकी यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख पाया जाता है। तो पहली बार यहाँ पे लिख लीजिए, पहली बार जो विवरण मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय का, पहली बार विवरण मिलता है ह्वेनसांग और इत्सिंग की यात्रा विवरण में, इत्सिंग के द्वारा। तो इत्सिंग और ह्वेनसांग जब भारत में यात्रा करने आते हैं तो वो नालंदा विश्वविद्यालय के विवरण देते हैं, और ह्वेनसांग
के बारे में कहा जाता है कि आता है यहाँ पे और 18 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह करके शिक्षा भी ग्रहण करता है। तो वेनसांग कितने समय तक रहता है? 18 महीने तक। यह प्रश्न नहीं पूछा गया, इस वजह से मैं इस तथ्य को लिखवा रहा हूँ कि वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में आया था तो कितने समय तक रुका था? 18 महीने तक। और ध्यान रखिए, यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा गया है, आपको बड़ी ताज्जुब होगा। यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया है, वो भी पीसीएस के इंटरव्यू में। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में एग्जामिनर ने पूछा कि वेनसांग जब आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय में कितने समय तक रुका हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, 18 माह। एक प्रश्न और पूछा गया था इंटरव्यू में इसी से जुड़ा हुआ कि जब जो है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो वह भारत में कितने समय तक रुका हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जिन लोगों को नहीं पता है तो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री वाला सिकंदर वाला चैप्टर पढ़ लेगा, वहां से आप उसका जवाब भी मिल जाएगा, वहां पे मैंने पढ़ा है। तो वेनसांग जब आता है तो ये 18 महीने तक रुकता है, यहाँ पे 18 माह तक इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। और कहा जाता है कि जब वेनसांग आया था तो इस समय यहाँ का जो कुलपति था उसका नाम था शीलभद्र, शीलभद्र था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के जो ख्याति थी, यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती थी, अलग अलग ज्ञान प्रदान किए जाते थे। तो जावा सुमत्रा का शासक था बालपुत्र, ध्यान रखिएगा, जावा सुमत्रा का शासक था बालपुत्र, शासक बालपुत्र, बालपुत्र देव इसका नाम था, बालपुत्र देव। इसने एक मठ का यहाँ पे निर्माण करवाया था। और अच्छा, एक तथ्य और आता है कि हर्ष ने यहाँ पे 100 गांव दान दिए थे, 100 गांव दान दिया था, दान दिया था। किसने दिया था? हर्ष ने दिया था। किस लिए दिया था? कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता रहे, नालंदा विश्वविद्यालय का जो खर्च है वो चलता रहे, दान दिया था। जहाँ पे 8,000 छात्र 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे, 2,000 शिक्षक थे। बड़ा था, रहने का पूरा व्यवस्था था। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो एडमिशन की प्रक्रिया थी, प्रवेश की, वो बहुत ही टफ प्रक्रिया थी। माना जाता है कि यहाँ पे 10 में से मात्र 2 या 3 लोगों का ही एडमिशन हो पाता था। तो एक टफ प्रक्रिया अपनाई गई थी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। शिक्षा की जो क्वालिटी थी बहुत ही उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती थी और यही वजह था कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय बन गया था। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी रहती थी, दूर दूर से विदेशों से भी छात्र यहाँ पे आकर के रहते थे और एडमिशन लेते थे। तो 10,000 छात्र प्लस 2,000 शिक्षक, इसके अलावा और भी कर्मचारी, तो कुल मिला लीजिए 12-13,000 लोगों की व्यवस्था खाने पीने का। तो हर्ष ने 100 गांव दान दे दिए थे, जहां से दूध, घी, मक्खन, जितनी भी चीजें उन गांवों से आती थी वो सभी विश्वविद्यालय में जाता था, उनके लिए खर्च होता था। उनके खाने पीने, जो रह रहे हैं छात्र, जो पढ़ रहे हैं शिक्षक, उनके ऊपर सारी चीजें खर्च की जाती थी। इसके अलावा और भी कई सारे शासकों ने, जैसे एक मठ दान दिया सुमत्रा जावा के शासक ने, कुछ लोग वहां पे और पुनर्निर्माण कार्य करवाते हैं। तो इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च चलता रहता था। अब सवाल उठता है कि एक समय आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया जाता है। अब होता है कि विध्वंस कितनी बार किया गया, तो सामान्यतः हम जो पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी आकर के मध्यकाल में 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर देता है। इससे पहले के विवरण के बारे में सामान्यतः नहीं प्रचलित है या नहीं पढ़ाया जाता या लोग नहीं बताते हैं। हम लोग बात करेंगे इतिहास को लेकर के कि एक्चुअल में नालंदा विश्वविद्यालय कितनी बार ध्वस्त किया गया। और बख्तियार खिलजी वाला जो विवरण है, जिसे तारानाथ ने अपने बुक में दिया है, उनको हम लोग समझेंगे। इसके बाद DN झा जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं, उनके क्या मत हैं उसे भी हम लोग समझेंगे। तो दोनों मतों को हम लोग समझेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने वाले, हम मतों को समझेंगे, बाकी निष्कर्ष आप लोग स्वयं निकालेंगे कि इसका क्या निष्कर्ष होगा। एक्चुअल में आप दोनों मतों को समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस को लेकर के, कितनी बार इसे नष्ट किया गया, जलाया गया, तो सामान्यतः आपको पता है कि एक बार जलाया गया। किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने जलाया। लेकिन कहा जाता है, इतिहास में विवरण मिलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस 3 बार किया गया, यदि बख्तियार खिलजी को जोड़ दिया जाए। इससे पहले 2 बार और किया गया था, उसके बाद उसका पुनर्निर्माण कराया गया। ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण होता रहा। तीसरी बार माना गया बख्तियार खिलजी आता है, जला देता है। लेकिन इसको लेकर के अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है कि एक्चुअल में क्या मामला है। तारानाथ झा के विवरण हम लोग देखेंगे और तारानाथ के विवरण देखेंगे और DN झा का विवरण भी हम लोग देख लेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, नालंदा विध्वंस। नालंदा विध्वंस कहा जाता है कि इतिहास में 3 बार, ध्यान रखिएगा,
इतिहास में 3 बार इसके नष्ट होने की जानकारी मिलती है। नष्ट होने की जानकारी प्राप्त होती है। 3 बार नष्ट होने की जानकारी प्राप्त हो। सबसे ज्यादा प्रचारित किसको किया गया? बख्तियार खिलजी को। अच्छा, क्यों किया गया? सारे मेडुल हिस्ट्री में हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि इतिहास को अपने तरीके से लोग पेश करते हैं उसका कुछ फायदा लेने के लिए, तो मामला हो जाएगा पॉलिटिकल हो जाएगा, वहां हम लोगों को उससे मतलब नहीं कि क्या, हम लोगों को सिर्फ समझना है। एक्चुअल में प्रचारित किया गया, ये भी आप लोगों को पता है कि बख्तियार खिलजी वाला जो मुद्दा था उसे खुद लेकर खूब प्रचारित किया गया कि हाँ इन्होंने नष्ट किया। लेकिन इतिहास में 3 बार विवरण मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का, और प्रचारित किया गया किसको? बख्तियार खिलजी को। तो आइए, पहली बार कौन नष्ट करता है? तो नालंदा का पहला विनाश, ध्यान रखिएगा, नालंदा का पहला जो विनाश होता है वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है। ध्यान रखिए, स्कंदगुप्त ने विनाश नहीं किया था। जब हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उस दौरान मैंने बताया था कि स्कंदगुप्त के काल में हुरों का आक्रमण हुआ था, जिसमें एक हुर आक्रमणकारी था मिहिरकुल। इतिहास में आता है कि नालंदा पे पहली बार, या नालंदा को पहली बार विध्वस्त जो किया वो मिहिरकुल ने किया। किसके कालखंड में? स्कंदगुप्त के कालखंड में। तो ध्यान रखिएगा, तो नालंदा का पहला विनाश स्कंदगुप्त के समय या स्कंदगुप्त के काल में मिहिरकुल ने किया था। कौन था ये? हुर आक्रमणकारी थे, मिहिरकुल ने किया था। मिहिरकुल ने किया था। मिहिरकुल क्या था? हुर आक्रमणकारी था। एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग हमारा पढ़े होंगे तो हुरों के बारे में हमने खूब डिटेल में बताया है, कहाँ से हुर आते हैं, उनकी कहाँ से ओरिजिन है उनका, किस तरीके से भारत में आते हैं, कैसे आक्रमण करते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया। अच्छा, अब होता है कि मिहिरकुल ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय कैसे अस्तित्व में आया? तो कहा जाता है कि उसके बाद स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया। तो लिख लीजिएगा, इसके बाद स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने नालंदा का पुनर्निर्माण कराया। ये तो हो गया पहला विनाश कि पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया। अब हम लोग बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का दूसरी बार नष्ट कब होता है। अच्छा, ये कब था? आइए, नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरी बार 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के शुरुआत में से कर लीजिए, 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास ने किया था। इनका नाम आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर दूसरी बार 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने हमला किया था। दूसरी बार गौदास ने विध्वंस किया था, नष्ट किया था, ऐसे कर लीजिए, गौदास ने नष्ट किया था। अब सवाल होता है कि गौदास ने नष्ट कर दिया 7वीं शताब्दी में, कोई भी मजबूत शासक प्राचीन भारत में नहीं था इस समय। आप 7वीं शताब्दी समझ रहे हैं, गुप्त काल समाप्त हो चुका था, इसमें छोटे छोटे साम्राज्य थे, उसी में गौदास आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वस्त कर देता है। इसके बाद हर्ष का शासन आता है, तो हर्षवर्धन ने फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो देखें, ध्यान रखिए, हर्षवर्धन ने लिखिए इसका पुनर्निर्माण, इस बार इसका पुनर्निर्माण हर्ष ने या हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने किया था। ये हो गया 2 बार। पहली बार कौन आता है? मिहिरकुल आता है। दूसरी बार कौन आता है? गौदास आता है। इन दोनों के बारे में आपको पता नहीं रहा होगा, ध्यान रखिएगा। किसने पुनर्निर्माण कराया ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हर्षवर्धन ने किया, उसके बाद वहां पे जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी है उन्होंने किया। तीसरी बार माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विध्वंस किया गया वो बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी में। तो लिखिए, तीसरा विध्वंस 12वीं सदी के अंतिम दशक में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था।
अब इसको लेकर के मतभेद बना हुआ, ये ध्यान रखें। यहाँ पे दो जो मत मैंने बताया, इतिहासकारों ने इस मत की पुष्टि कर दी है, ढेर सारे प्रमाण मिलते हैं कि ये 2 बार तो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस हुआ था, किया गया था। तीसरा जो मत है जिसे प्रचारित किया गया इतिहास में खूब, तारानाथ जैसे इतिहासकारों के द्वारा खूब बड़ी मात्रा में, इसको लेकर के मतभेद बना हुआ है। तारानाथ बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी बंगाल पे आक्रमण करने के लिए जा रहा था और उसी दौरान वह नालंदा में रुकता है और उसको पूरी तरीके से जला करके नष्ट कर देता है। इसको लेकर के इतिहासकारों में मतभेद है। क्या मतभेद है मैं उस पर डिस्कशन करूंगा कि बख्तियार खिलजी एक तुर्क जो है कि आक्रमणकारी, बंगाल में लक्ष्मण सेन, वहां सेन वंश का शासक था, लक्ष्मण सेन को मारने जा रहा था, तो उस दौरान वहां नालंदा में रुकता है और नालंदा को नष्ट कर देता है। यहां तक विवरण मिलता है कि वह नालंदा को जला देता है और यह जो लाइब्रेरी जलती रही, 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही, यानी 6 माह तक वहां से धुएं निकलते रहे, लाइब्रेरी जलती रही। जो 10,000 स्टूडेंट थे, 2,000 जो छात्र थे, उसके पास आसपास के जो लोग थे 1,000-2,000 यानी 13-14 हजार लोगों को उसने मार दिया, नरसंहार कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। फिर चला गया बंगाल पे लक्ष्मण सेन को मारने के लिए। इसको लेकर के डिस्प्यूट बना हुआ कि एक्चुअल में क्या ये तथ्य सही है या गलत है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये जो विवरण दिया किसने दिया? ये विवरण मिलता है तारानाथ अपनी किताब में देते हैं, इतिहासकार तारानाथ के द्वारा, इतिहासकार तारानाथ के विवरण। ठीक, ये क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी बंगाल जा रहा था, उस दौरान नालंदा के पास रुकता है। तो बख्तियार खिलजी बंगाल जाते समय रास्ते में रुककर नालंदा को जला देता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो जब नालंदा जलाया गया तो 6 माह तक जलता रहा, ये यानी नालंदा विश्वविद्यालय 6 माह तक जलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय 6 माह तक जलता रहा। ये 2 तथ्य देते हैं तारानाथ अपने किताब में कि बख्तियार खिलजी बंगाल जाते समय नालंदा के पास रुकता है, क्योंकि लक्ष्मण सेन उसी के आसपास ठहरा हुआ था, नालंदा के आसपास बंगाल में ही था, वहां रुकता है। ये जला देते हैं, बख्तियार खिलजी जला देता है नालंदा विश्वविद्यालय को और 6 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। उसके बाद इन्होंने कहा कि बंगाल जाते समय, ठीक, ये चीज। फिर इसके अपोज में जो उनका खंडन करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं भारत के, D.N. झा साहब। कैसे खंडन करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लिखिए, इस मत का खंडन, तारानाथ के मत का खंडन, तारानाथ के मत का खंडन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार D.N. झा निम्न तर्क से करते हैं। अब देखिए, D.N. झा का कहना है कि जब बख्तियार खिलजी बंगाल जा रहा था तो एक्चुअल में वह व्यापारी के भेष में जा रहा था, क्योंकि उसे मारना था बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को। तो एक व्यापारी के भेष में वो घोड़े से जा रहा था। इसको लेकर के एक डिस्प्यूट है। कुछ किताबों में आता है कि जब यह जा रहा था बख्तियार खिलजी तो अपने साथ 18 और सैनिकों को व्यापारी के भेष में ही लेकर के जा रहे थे, 18 घुड़सवार प्लस ये 19 लोग जा रहे थे। कुछ किताबों में आता है कि नहीं, ये 19 संख्या नहीं थी, ये संख्या थी 200 के आसपास, यानी बख्तियार खिलजी था प्लस 200 उसके सैनिक थे जो व्यापारी के भेष में थे। वो जा रहे थे कहाँ? बंगाल जा रहे थे लक्ष्मण सेन को मारने के लिए। यहाँ पे D.N. झा बोलते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि ये संख्या 200 भी रही होगी, तो क्या ये 200 घुड़सवार, नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और उसके आसपास के 1-2 हजार लोगों को और 10 वर्ग मील में फैला हुआ इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय को, क्या ये 200 लोग पूरी तरीके से जला करके नष्ट कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं? इसके बाद D.N. झा बोलते हैं कि यदि मान भी लिया जाए, चलिए ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, राख कर दिया गया, उसके बगल में ही जो है कि सेन वंश का शासन था बंगाल में और 6 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय से धुआं निकलता रहा, जलता रहा और कोई भी शासक आया नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को बचाने के लिए। तो ये 2 तर्क बहुत ही मजबूती से D.N. झा साहब पेश करते हैं और ये बताते हैं कि तारानाथ का जो विवरण है जिन किताब से लिया गया है, एक्चुअल में उस किताब में भी कहीं भी किसी विश्वविद्यालय को नष्ट करने के विवरण नहीं मिलता। विवरण क्या मिलता है? सिर्फ बख्तियार खिलजी के बंगाल
अभियान का विवरण मिलता है कि वो बंगाल में सेन वंश के शासन को मारने के लिए जाता है। तो इस प्रकार DN झा साहब तारानाथ के विवरण को विखंडित कर देते हैं। अभी भी इतिहास में इसको लेकर के डिस्प्यूट बना हुआ है, तो इस मत को लिख लीजिए यहीं पे हम लोग का। अच्छा, क्या करते हैं, पहला नंबर 1 पहला विवरण है कि बख्तियार खिलजी बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को मारने के लिए व्यापारी के भेष में गया था, व्यापारी के भेष में जा रहा था। इसके साथ अब मैं यहाँ 18 या 200 दोनों एक साथ लिख दे रहा हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि बख्तियार खिलजी के साथ 200 घुड़सवार थे, कुछ लोगों का मानना था कि 18 घुड़सवार थे। तो इसके साथ 18 या 200 घुड़सवार सैनिक व्यापारी के भेष में थे। नंबर 1। अब सवाल उठता है कि व्यापारी के भेष में थे। अब सवाल उठता है कि 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और कुछ आसपास के लोग के होते हुए 10 वर्ग मील में फैला नालंदा, या 10 वर्ग मील में फैली इमारत, ऐसे कर लीजिए, 10 वर्ग मील में फैली इमारत को तोड़ना, जलाना और लगभग 12 या 13,000 लोगों का नरसंहार करना कैसे संभव है? ये DN झा साहब बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं। तो समझ पा रहे हैं पे तारानाथ का तर्क क्या था? उस तर्क को DN झा साहब ने इस प्रकार से बोला कि एक्चुअल में अगर ऐसा था तो ये किस प्रकार से संभव है कि 200 लोग जाएं और लगभग 13,000 10 वर्ग में फैली हुई इमारतों को तोड़ देना, फिर उसको नष्ट कर देना, यानी कि पूरी इमारतों को तहस नहस कर देना, तोड़ देना, उसके बाद लाइब्रेरी में आग लगा देना। तो एक तो हो गया, पहला तर्क हो गया। अब आइए दूसरी बातें करते हैं। देखिए, दूसरा बोलते हैं कि 6 महीने तक विश्वविद्यालय जलता रहा। लेकिन विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी जलती रही, जो किताबें थी उसमें आग लगा दी। 6 महीने तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी ऐसे 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। सीधे 6 महीने तक लाइब्रेरी जलता रहा, लेकिन सेन शासक घटना के समय, सेन शासक लाइब्रेरी को बचाने क्यों नहीं आया? सेन शासक, ऐसे कर लीजिए, लेकिन सेन शासक लाइब्रेरी को बचाने क्यों नहीं आया? लाइब्रेरी को बचाने क्यों नहीं आया? जबकि घटना के समय यह, यानी सेन शासक नालंदा के पास ही था, यह नालंदा के पास ही था। 2 तथ्य हो गए, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से तारानाथ के तर्कों को खंडित कर दिया। एक तथ्य और दिया जाता है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जो सोर्स बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताब है। उस किताब से लोग उठाते हैं कि वहां से विवरण मिला है। लेकिन जब उस किताब का उस किताब का जब अध्ययन किया जाता है तो उस किताब में कहीं भी किसी भी शिक्षण संस्थान को जलाने का कोई विवरण नहीं दिया गया। हाँ, एक विवरण मिलता है कि बख्तियार खिलजी बंगाल जाता है। तो इस आधार पे भी तारानाथ या बख्तियार खिलजी जो प्रचारित किया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, वह मत
खंडित हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, देखिए बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर हमले का स्रोत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी द्वारा लिखित किताब का नाम है सिराज ए मुनीर। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ दे, हालांकि बहुत रेयर किताब है। ये हिंदी में भी अभी उपलब्ध है किताब, अगर आप चाहें तो हिंदी में से पढ़ सकते हैं इस किताब को। अब ट्रांसलेट हो गया है हिंदी में। तो किताब का नाम है सिराज ए मुनीर। सिराज ए मुनीर से ली गई है, लेकिन इस किताब में किसी भी शिक्षण संस्थान को जलाने या तोड़ने का विवरण नहीं मिलता है, जबकि बख्तियार खिलजी के नालंदा होकर बंगाल जाने का विवरण मिलता है, बंगाल जाने का वर्णन जरूर मिलता है। क्लियर है? तो अब उम्मीद है कि नालंदा विश्वविद्यालय विध्वंस को लेकर के जो इतिहास में जो चीज़ें चल रही हैं, इतिहास में जो अभी भी शोध का विषय बना हुआ है, वो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जिट हो गया होगा कि क्या चीज़ें चल रहा है, कैसे इसका खंडन किया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा, निष्कर्ष में हम लोग नहीं जाएंगे, ये आपको तय करना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, क्या किया, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरा काम था इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते कि मैं आपके सामने सारे तथ्यों को रखूं। DN झा साहब का भी तथ्य रख दिया, तारानाथ का भी तथ्य रख दिया, जो किताब थी गुलाम अहमद कादियानी की सिराज मुनीर, मैंने उसका भी बातें कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर जो 2 विवरण मैंने दिया है कि 2 लोगों ने मिहिरकुल और गौदास ने तोड़ा है, यह विवरण पूरी तरीके से प्रमाणित है, यानी उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। बख्तियार खिलजी के विवरण को लेकर के डिस्प्यूट है, जिसमें तारानाथ और DN झा दोनों लोगों का हमने आप लोगों के सामने तथ्य रख दिया, तर्क रख दिया, लेकिन वो जो 2 बार हुआ उसका कोई जो है कि उसमें कोई मतलब कि ये नहीं है, उसको लेकर के सारी प्रमाणिकता सिद्ध है, यानी ये प्रमाणिक है कि इन्होंने तोड़ा था। अच्छा, इसके पीछे की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहासकारों का मानना है कि जो तोड़ा गया एक्चुअल में वो कुछ और ही था, रीजन था, शैव और बाकी धर्मों से जोड़ करके उसे देखा गया। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध धर्म की संस्था था और तेजी से बहुत दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, तो उसको उस तरीके से एक रूप में देखा जाता है। मैं वहाँ पर उसको डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा कि उसका क्या इशू है। मेरा काम था यहाँ तक एक तथ्य आप लोगों के सामने रखना कि चीज़ें आप समझ सके। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पब्लिक क्लास लेना शुरू किया हूं, तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा सा पब्लिक क्लास के लिए अपनी उत्सुकता को दिखाइए, जिज्ञासा को दिखाइए। नहीं सर आप लेकर के आइए, तो मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा। धीरे धीरे ऐसे ही जब मेरा फ्लो बन जाएगा उसके बाद तुरंत ही हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पे आ जाएंगे। कई सारे इतिहास पे और भी छोटे छोटे टुकड़ों पर मैं कुछ मुद्दों पर अभी चर्चा करूँगा, छोटे छोटे वीडियो भी आएंगे, जिससे कि आप लोगों की भी जिज्ञासा इतिहास के प्रति बनी रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।